हाँ, तो पिछले क्लास में जो पढ़ चुके हैं लवक के बारे में, उसमें पढ़े थे कि लवक किस में पाया जाता है, लवक के प्रकार क्या होते हैं और लवक की संरचना क्या होता है, ये सब हम पढ़े हुए थे। ठीक है, बताया था कि लवक जो होता है वो पाया जाता है पादप कोशिका में और पाया जाता है कहाँ पर, यूग्लिना में। जंतु में लवक जो है नहीं पाया जाता है। और लवक कितने प्रकार का होता है, तो पढ़े थे कि लवक जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? हरित लवक होता है, वर्णी लवक और एक होता है अवर्णी लवक। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। उसमें हम पढ़े थे कि जो हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, उसमें वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, जिसके कारण कि वो पौधों को हरा रंग देने का काम करता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें होता है कैरोटीनॉइड वर्णक, जैसे कि कैरोटीन, जैंथोफिल, जो कि पौधों को लाल, नारंगी या फिर जो भी अलग अलग रंग होता है वो देने का कार्य करता है। और जो अवर्णी लवक है उसमें कोई भी वर्णक नहीं होता है और वो जो है अलग अलग जो पोषक पदार्थ उनको स्टोर करने का काम करता है, संचित करने का काम करता है। जैसे कि अगर मान लो कि कार्बोहाइड्रेट को संचय कर रहा है तो उसको बोलते हैं मंड लवक। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट। अगर मान लो कि संचय कर रहा है वो प्रोटीन को तो उसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। अगर संचय कर रहा है वसा को तो उसको बोलते हैं इलेओप्लास्ट। तो ये सब हम लोग पढ़ लिए थे पिछले क्लास में, इसको हम लिखवा भी दिए थे। फिर हम लोग पढ़े थे उसमें और कि जो लवक होता है उसमें 2 झिल्लियाँ होती हैं और अंदर की जो जगह होती है, जो उसकी आंतरिक झिल्ली है, उससे जो घिरा हुआ जगह है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा में जो होता है कुछ थैलनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है थाइलाक्वाइड। और थाइलाक्वाइड के जो ढेर होता है उसे कहा जाता है ग्रेना। और 2 अलग अलग ग्रेना का जो थाइलाक्वाइड है आपस में जुड़ा होता है वो स्ट्रोमा लैमिला के द्वारा, है ना, स्ट्रोमा पट्टिका के द्वारा। जैसे हम लोग पढ़ लिए थे, पढ़ते कि थाइलाक्वाइड के अंदर जो खाली जगह होता है उसे क्या कहा जाता है, अवकाशिका कहा जाता है, ल्यूमेन कहा जाता है। ठीक है, और इसमें साथ में राइबोसोम भी पाया जाता है। कौन सा? 80S की 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, और एक DNA भी पाया जाता है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, कोशिका झिल्ली पढ़ लिए हैं, कोशिका भित्ति पढ़ लिए हैं, राइबोसोम पढ़ लिए हैं, अंतर्विजयलिका पढ़ लिए हैं, इसके अलावा जो है लवक पढ़ लिए हैं। चलिए आज हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे और आज पढ़ते हैं केंद्रक के बारे में। पहले केंद्रक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में। तो अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस जो है यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। जितनी भी कोशिकांग कोशिका के अंदर होती हैं उनमें से सबसे बड़ा कोशिकांग अगर कोई होता है तो वो कौन होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, और केंद्रक जो है ये भी दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। हम लोग बात किए थे ना कि 2 तरह के कोशिकांग हो सकते हैं। कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जिसमें झिल्ली पाई जाती है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। जिसमें झिल्ली पाई जाती है उन्हें बोलते हैं झिल्ली सहित कोशिकांग, और इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है उन्हें कहा जाता है झिल्ली रहित कोशिकांग। ठीक है, जैसे कि राइबोसोम, सेंट्रियोल, ये सब झिल्ली रहित कोशिकांग है। और केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया, रसधानी हो गया, ये सब झिल्ली सहित कोशिकांग है। तो आज हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक में क्या बात बताएं, पहली बात कि केंद्रक जो है सबसे बड़ी कोशिकांग है। दूसरी बात ये दोहरी झिल्ली सहित कोशिकांग है। इसमें भी कितनी झिल्लियाँ होती हैं, 2 झिल्लियाँ होती हैं। अच्छा, अस्पष्ट केंद्रक किस कोशिका का पहचान है, प्रोकैरियोटिक का कि यूकैरियोटिक का? हम लोग पढ़े थे कि किसका पहचान है, यूकैरियोटिक का। क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उन कोशिकाओं में केंद्रक अस्पष्ट नहीं होता है। जो केंद्रक के चारों तरफ जो झिल्ली होता है वो टूटा होता है या फिर होता ही नहीं है। ठीक है, तो उस तरह का कोशिका क्या कहलाता है, प्रोकैरियोटिक। और जिसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है और केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है उसे कहा जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका जो केंद्रक होता है उसी के बारे में मुख्यतः बात करेंगे। सबसे पहली बात, केंद्रक का खोज किसने किया था? तो केंद्रक का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में जो है केंद्रक का खोज किया था। मतलब कोशिका के अंदर से अलग अलग, जैसे कि हम लोग बात किए थे कि जो अंतर्द्रव्यीय जालिका है उसका खोज किसने किया था, पोर्टर ने किया था, है ना। उसी लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डेडम ने किया था। राइबोसोम का खोज किसने किया था, पैलाडे ने किया था। वैसे ही केंद्रक का खोज किसने किया था, केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने कब खोजा था, तो 1831 में खोजा था। ठीक है, 1831 में। कैसा कोशिकांग है, तो दोहरी झिल्ली सहित, यह दोहरी झिल्ली सहित सबसे बड़ी कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली सहित सबसे बड़ी कोशिकांग है। ठीक है, जितनी भी कोशिकांग कोशिका में होती हैं उनमें सबसे बड़ा कोशिकांग अगर कोई है तो कौन है, केंद्रक है।
केंद्रक में देखिए केंद्रक के कौन कौन से भाग होते हैं, केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो एक तो होता है केंद्रक झिल्ली, ठीक है। सबसे ऊपर में कौन होगा, केंद्रक झिल्ली। जी हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका का बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली होता है, ठीक है। कितना होता है, 2 होता है। इसके अंदर होता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अंदर होता है बहुत सारा तरल पदार्थ, जैसे कि जिस तरह से कोशिका द्रव्य है उस तरह से कुछ द्रव जो है केंद्रक के अंदर भी मौजूद होते हैं, और उन्हें कहा जाता है केंद्रक द्रव। क्या कहा जाता है उनको, केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। और केंद्रक के ठीक बीच में, केंद्रक जो होता है उसके ठीक मध्य में, ठीक उसके केंद्र में, ठीक उसके बीच में जो केंद्रक द्रव्य है वो बहुत ही सघन हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत सघन केंद्रक द्रव्य जो है वो केंद्रक के ठीक बीच में प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, और उस जगह को बोलते हैं केंद्रकी। क्या बोलते हैं उसको, केंद्रकी बोलते हैं, अंग्रेजी में न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और यही वह जगह है जहाँ पर क्रोमोजोम जो गुणसूत्र है वो उपस्थित रहता है। जैसे हमारा मालूम है ना कि मानव में कितना क्रोमोजोम होता है, 23 जोड़ा होता है ना, 46। वैसे ही जो चिंपैंजी है, गोरिल्ला है, उसमें कितना होता है, 48 होता है, 24 जोड़ा। वैसे ही जो मकई है उसमें कितना होता है, 10 जोड़ा, सब बताए थे एक बार। वैसे ही जो मटर है कितना होता है, 7 जोड़ा। तो ये जो क्रोमोजोम होता है ये कहाँ उपस्थित होता है, केंद्रकी में, न्यूक्लियोलस में। जो केंद्रक होता है, केंद्रक के ठीक बीच में होता है केंद्रकी, और वहाँ पर प्रेजेंट होता है क्रोमोजोम, ठीक है। अब बात करें हम तो केंद्रक जो होता है ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में ही मुख्य रूप से पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में ये उपस्थित नहीं रहता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली स्पष्ट नहीं रहता है, ठीक है। अब इस केंद्रक, अच्छा केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो केंद्रक के अध्ययन को कहा जाता है कैरियोलॉजी। केंद्रक के अध्ययन को, केंद्रक जिस तरह से हम पढ़े थे कि जो कोशिका होता है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, ठीक है। जंतु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जूलॉजी। वैसे ही जब हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है कैरियोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, कैरियोलॉजी। कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर हम लोग कोशिका के केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं उसको कैरियोलॉजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि केंद्रक का एक पर्यायवाची शब्द, एक साइनोनिम कैरियन भी होता है, कैरियन, और कैरियन से ही बना है कैरियोलॉजी। मतलब कि केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी कहलाता है। समझ में इतना बात। पहली बात क्या पढ़ी, केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्रक जो है उसमें कितनी झिल्लियाँ होती हैं, तो 2 झिल्लियाँ होती हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। किसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो यूकैरियोटिक में। इसमें कौन कौन से इसके अवयव, कौन कौन से इसके भाग होते हैं, तो केंद्रक झिल्ली होता है जो कि 2 होता है, केंद्रक द्रव्य होता है अंदर में, उसके अंदर में क्या होता है, केंद्रक की एकदम बीच में सघन माध्यम होता है केंद्रक द्रव्य का, उसी को बोलते हैं केंद्रकी, और उसी में प्रेजेंट होता है क्रोमोजोम, गुणसूत्र। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कैरियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो किस कोशिका में कितना केंद्रक है, इस आधार पर कोशिका को भी बहुत सारे भाग में बांटा गया है। बेसिकली 3-4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। 3-4 तरह की कोशिका हो सकते हैं केंद्रक की संख्या के आधार पर, कि किस कोशिका में कितने केंद्रक उपस्थित हैं। जैसे कि यहाँ हम लिखते हैं, देखो कोशिका को हम लोग किस किस भाग में बांट सकते हैं। तो कोई भी कोशिका ऐसा होता है जिसमें एक भी केंद्रक प्रेजेंट नहीं रहता है, एक भी केंद्रक उसमें उपस्थित नहीं रहता है। तो वैसी जो कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रक उपस्थित नहीं रहता है उन्हें कहा जाता है अकेंद्रकीय कोशिका। मतलब ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अकेंद्रकीय कोशिका, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं इन्यूक्लिएटेड सेल, इन्यूक्लिएटेड सेल। नाम से ही लग रहा है अकेंद्रकीय, मतलब वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक उपस्थित नहीं हो उसे क्या कहेंगे, अकेंद्रकीय कोशिका कहेंगे। अच्छा इसका उदाहरण क्या है, क्या समझते में से कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रक उपस्थित नहीं हो, तो हाँ हैं। कौन कोशिका है, तो आरबीसी, नाम सुने आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। कहाँ पर होता है, रक्त में होता है, और इसमें जो है केंद्रक नहीं होता है, तो ये अकेंद्रकीय कोशिका होगा। और कहाँ होता है, तो सीव ट्यूब कोशिका, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं चालनी नलिका कोशिकाएं, चालनी
नलिका ये कहाँ होती हैं? तो ये फ्लोएम में होता है, फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम नाम सुने ना, पौधों में होता है। तो जो चालनी नलिका कोशिकाएं होती हैं इनमें भी केंद्रक नहीं होते। इसे पता होगा कि जो पौधे होते हैं उनमें संवहन बंडल होता है, जो कि पौधों के अंदर जो है जल, खनिज लवण और उसमें जो भोजन बन रहा है कार्बोहाइड्रेट, उसका वो उसमें क्या करते हैं, पौधे में परिवहन करने का काम करते हैं। उन्हें कहा जाता है संवहन बंडल। उसमें मुख्यतः दो ऊतक आते हैं, एक आता है जाइलम, एक आता है फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है उसी फ्लोएम में पाया जाता है चालनी नलिका कोशिकाएं, और उसके कैसा होता है, अकेंद्रकीय होता है, उसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। तीसरी एक तरह कोशिका अकेंद्रकीय। कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें केवल एक ही कोशिका होता है, कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें केवल एक ही केंद्रक होता है, उनको कहा जाता है एकल केंद्रकीय कोशिकाएं। ठीक है, तो दूसरा कौन हुआ, एकल केंद्रकीय कोशिकाएं। ये कैसी कोशिकाएं हैं? जिसमें केवल एक ही केंद्रक उपस्थित है। अंग्रेजी में बोलेंगे मोनोन्यूक्लिएटेड सेल। मोनोन्यूक्लिएटेड सेल, मोनो मतलब क्या होता है, एक। तो जिस कोशिका में एक ही केंद्रक उपस्थित हो उसको कहा जाता है एकल केंद्रकीय कोशिका। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो अधिकांश जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब 99% जो कोशिकाएं जंतु और पौधों में होती हैं वो सब के सब एकल केंद्रकीय कोशिका होता है, मतलब उसमें एक ही केंद्रक होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अधिकांश पादप एवं जंतु कोशिका। अधिकांश पादप एवं जंतु कोशिका। मेजॉरिटी ऑफ जो कोशिकाएं हैं जंतु और पौधों के, उसमें कितना केंद्रक होता है, एक ही होता है, तो वो कैसा कोशिका कहलाएगा, एकल केंद्रकीय कोशिका कहलाएगा। ठीक है, अगर एक भी केंद्रक नहीं है तो अकेंद्रकीय, एक केंद्रक है तो एकल केंद्रकीय। वैसे ही अगर दो केंद्रक रहेगा उसको क्या बोलेंगे, द्विकेंद्रकीय। ठीक है, द्विकेंद्रकीय। अंग्रेजी में हो जाता है इसको बाईन्यूक्लिएटेड सेल, द्विकेंद्रकीय कोशिका। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा बैसिडियोमाइसिटीज, जो कि कवक का एक प्रजाति है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जब हम पढ़ेंगे हम लोग कवक के बारे में, तो कि कवक का एक प्रजाति होता है बैसिडियोमाइसिटीज। तो बैसिडियोमाइसिटीज जो है इसमें दो केंद्रक होता है। वैसे ही पैरामीशियम, नाम सुने पैरामीशियम का, जो पैरामीशियम है एक कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव है। तो जो पैरामीशियम है, जो बैसिडियोमाइसिटीज है, इसमें अंदर में दो केंद्रक पाया जाता है। किसमें एक हो गया बैसिडियोमाइसिटीज और एक हो जाएगा पैरामीशियम। तो बैसिडियोमाइसिटीज और पैरामीशियम में कितनी केंद्रक होते हैं, दो केंद्रक होते हैं, जिन्हें कहा जाता है द्विकेंद्रकीय। और कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें कि बहुत सारे केंद्रक होते हैं, मतलब दो से ज़्यादा अगर होंगे उसको बोलेंगे बहुकेंद्रकीय कोशिका। तो एक लास्ट अब कौन हुआ, बहुकेंद्रकीय कोशिका। ये कौन कोशिका है, तो वैसी कोशिकाएं जिसमें कि बहुत सारे केंद्रक, एक कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक, उसे बोलेंगे बहुकेंद्रकीय कोशिका। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखें तो हो जाएगा प्लाज्मोडियम। नाम सुने प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया परजीवी है ना। जो मलेरिया हम लोग को होता है, इंसानों को जो मलेरिया होता है वो किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण। जब मादा एनोफिलिस मच्छर अगर काटती है तो उसके जो लाल ग्रंथि होता है उसके माध्यम से प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में आ जाता है, और फिर प्लाज्मोडियम पहुंच जाता है लीवर में, फिर वहाँ पर वो ग्रो करता है, वृद्धि करता है, फिर आता है ब्लड में, फिर हीमोग्लोबिन को तोड़ता है, उससे केमिकल निकलता है, फिर बुखार का दौर शुरू होता है। मतलब प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया करता है। ठीक है, अलग अलग लगभग 20-25 बीमारी के बारे में आपको पढ़ना है 12th क्लास में। एक चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, वहाँ पढ़ने को मिलेगा कि कौन सी बीमारी कैसे होता है, क्या इलाज होता है, क्या लक्षण होता है, क्या टेस्ट होता है वगैरह। तो खैर प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया। और प्लाज्मोडियम में कितने केंद्रक पाए जाते हैं, तो अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। इससे किसका उदाहरण हो जाएगा, ये बहुकेंद्रकीय कोशिका का एग्जाम्पल हो जाएगा। और कौन हो जाएगा, तो म्यूकर, ये पौधा है, राइजोपर, ये भी पौधा है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे लोग पौधा के बारे में तो सब दिख रहेगा। तो म्यूकर, राइजोपर, प्लाज्मोडियम, ये सब जो है बहुकेंद्रकीय कोशिका।
तो क्या क्या पढ़े कि कोशिका में कितना केंद्रक है, इस आधार पर कोशिका को मुख्यतः हम लोग 4 भाग में बांटे हुए हैं। अगर एक भी केंद्रक नहीं है कोशिका में तो उसे क्या कहते हैं, अकेंद्रकीय कोशिका। जैसे कि आरबीसी, याद रखना कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। तो ये बात और याद रखना कि बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, जीव विज्ञान अपवादों का विज्ञान है। ऐसा कोई चीज़ इसका अपवाद नहीं हो। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊँट के आरबीसी में केंद्रक होता है, ठीक है। तो अपवादों के विज्ञान से कितनी जैव विविधता है, 1.7 मिलियन, ठीक है, लगभग 17 लाख प्रजातियाँ हैं धरती पर। तो कहीं ना कहीं हमको जो हर एक चीज़ का अपवाद देखने को मिल ही जाता है। तो आरबीसी में हो गया, चालनी नलिका कोशिका हो गया, यहाँ पर जो है केंद्र देखने को नहीं मिलता है। अगर एक ही केंद्रक है उसको क्या कहते हैं, एकल केंद्रकीय कोशिका कहते हैं। जैसे जितने भी अधिकांश जो पौधे और जंतु हैं उनमें ही केंद्रक होता है। अगर 2 केंद्रक है तो क्या बोलेंगे, द्विकेंद्रकीय कोशिका, जैसे कि बेसिडियोमाइसिटीज हो गया और पारामीशियम हो गया। और अगर बहुत सारे केंद्रक हैं तो उसे क्या कहेंगे, बहुकेंद्रकीय कोशिका कहेंगे, जैसे कि प्लाज्मोडियम, म्यूकर, राइजोपर। चलो हम देखते हैं थोड़ा सा केंद्रक का संरचना के बारे में, केंद्रक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो केंद्रक के बारे में क्या समझिए, केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी। केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्रक में कितनी झिल्लियाँ होती हैं, 2 झिल्लियाँ होती हैं। केंद्रक जो होता है उसके कितने अवयव, कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। सबसे पहले केंद्रक झिल्ली होता है, उसके अंदर केंद्रक द्रव्य होता है, उसके अंदर केंद्रकी होता है, ठीक है। तो देखो केंद्रक में जो होता है हम बताएं कि 2 झिल्ली होता है, और केंद्रक की तरफ से देखा जाए अगर तो राउंड स्ट्रक्चर, ओवल, ये बोलो गोलाकार संरचना एक तरह से होता है, ठीक है। और इसमें जो 2 झिल्लियाँ होती हैं, एक बाहरी झिल्ली एक अंतर झिल्ली, उनके बीच में जगह होता है। उस जगह को बोलते हैं परिकेंद्रकीय स्थान, अंग्रेजी में बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। देखो 2 झिल्ली है तो दोनों बीच में स्पेस होगा ना, स्थान होगा कि नहीं होगा, होगा। तो जो 2 झिल्लियों के बीच में जो स्थान है उसे क्या कहते हैं, परिकेंद्रकीय स्थान कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस किसे कहते हैं। तो केंद्रक में जो 2 केंद्रक झिल्लियाँ हैं, दोनों केंद्रक झिल्ली के जो बीच की जो उसकी दूरी है, ठीक है, दोनों केंद्रक झिल्ली के जो बीच की दूरी है, जो स्थान है, उसे क्या कहते हैं, परिकेंद्रकीय स्थान कहते हैं, जो कि लगभग 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। जो परिकेंद्रकीय स्थान है, इसकी हम बोले कि इसकी ये स्थान जो कितना, इसका साइज़ क्या होता है, तो होता है 10 से 50 नैनोमीटर। समझ रहे हो कि 1 नैनोमीटर कितना मीटर होता है, कुछ हम बताओ 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होगा, 10 के पावर -9 मीटर होगा, है ना। और सही 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 10 के पावर -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है, 10 के पावर -6 मीटर। 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर। 1 पिकोमीटर में कितना होता है, 10 के पावर -12 मीटर। पढ़ोगे फिजिक्स में इसको, फिजिक्स में इसको और डिटेल से सर लिखवाए होंगे, ठीक है। तो जो परिकेंद्रकीय स्थान होता है कितना होता है, 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। क्या है ये, तो 2 केंद्रक झिल्ली के बीच का जो स्थान होता है उसी को क्या कहते हैं, परिकेंद्रकीय स्थान कहते हैं। और इसके अंदर बहुत सारा द्रव भरा होता है, उस द्रव को क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। 2 जो केंद्रक झिल्ली है उसके बीच में जो बहुत सारा, उसके अंदर जो बहुत सारा द्रव भरा हुआ है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य के ठीक बीच में केंद्रक द्रव्य जो है बहुत ही सघन पाया जाता है, बहुत डेंस पाया जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं, केंद्रकी। और केंद्रकी में ही प्रेजेंट है क्रोमोसोम, है ना। गुणसूत्र जो कितना होता है, मनुष्यों में 46 होता है। लेकिन गुणसूत्र हमेशा नहीं होता है, गुणसूत्र तब बनता है जब कोशिका विभाजित होने वाला होता है, जब 1 से 2 कोशिका बनने वाला होता है तब गुणसूत्र बनता है। अन्यथा गुणसूत्र जो है वो बहुत से धागे की तरह, संरचना की तरह, धागा जो होता है उसके तरह की संरचना के रूप में बीच में प्रेजेंट रहता है, और उसको कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहते हैं उसको, क्रोमैटिन। अब बाद में यही क्रोमैटिन कुछ प्रोटीन की मदद से अपने आप को व्यवस्थित करता है और क्रोमोसोम में चेंज होता है, क्रोमोसोम में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो 2 केंद्रक झिल्ली हुआ, ठीक है। दोनों के बीच जगह को क्या कहते हैं, परिकेंद्रकीय स्थान। कितना का होता है, 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। अंदर जो द्रव है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या होता है, केंद्रकी मतलब बीच में, और उसमें क्या होता है, क्रोमैटिन। और वही क्रोमैटिन बाद में क्या बनाता है, क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमैटिन का पैकेजिंग होता है और फिर उससे क्रोमोसोम बनता है। पैकेजिंग कैसे होता है, 12th क्लास का चीज़, तो जाकर 12th क्लास में तो वहाँ पढ़ना है कि कैसे क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है।
उसे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कैसे बनता है, बाकी विस्तार से आपको पढ़ना है 12th क्लास में। इतना बात समझे, इतना बात लिख लो जो इसमें लिखने वाली बात है। जैसे कि ये लिख लो, कोशिका का प्रकार कौन कौन सा होता है, कोशिका के बारे में खोज कौन किया, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कौन कौन से भाग होता है, परिकेंद्रक की स्थान क्या है, तो दो केंद्रक झिल्ली के बीच का स्थान, ठीक है, परिकेंद्रक की स्थान कहलाता है। कितना होता है ये, 10 से 50 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। परिकेंद्र के स्थान में क्या पाया जाता है, इसमें कुछ तरल पदार्थ होता है जो कि मुख्यतः केंद्र को सुरक्षा प्रदान करता है। तो आगे बढ़ेंगे अब, और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो क्रोमोजोम अंदर मौजूद है, अंदर जो गुणसूत्र मौजूद है, जो कि पहले क्या है, पहले क्रोमैटिन है, और क्रोमैटिन से वो क्रोमोजोम बन रहा है। तो पहले जो क्रोमैटिन मौजूद है, उस क्रोमैटिन में कैसे उसका व्यवस्था होता है, कैसे वो अपने आप को अरेंज करता है और कैसे क्रोमोजोम का निर्माण करता है, उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके लिख लो, नहीं लिखे तो ठीक है, लिख लिए। चलो अब आगे पढ़ना हम लोग को गुणसूत्र के बारे में, कि गुणसूत्र जो होता है क्रोमोजोम, वो कैसे क्रोमैटिन से बनता है और कौन कौन से प्रोटीन भाग लेते हैं क्रोमैटिन को क्रोमोजोम बनाने में। तो जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है, ठीक है, देखो कोशिका के जीवन में 2 अवस्थाएं होती हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे कोशिका विभाजन चैप्टर, तो कि कोशिका के जीवन में 2 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था वह होता है जिसमें कोशिका अपने आप को तैयार करता है। जैसे अभी अभी जो कोशिका बना है वो कोशिका डिवाइड नहीं कर सकता है, उसको अपने आप को तैयार करना पड़ता है, और जब वो तैयार हो जाता है तब वो डिवाइड करता है। जैसे मान लो कि बच्चा अभी भी पैदा हुआ हो, तो क्या वो लड़ाई कर सकता है, नहीं कर सकता। तो लड़का क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, अपने आप को तैयार करेगा, परिपक्व होगा, थोड़ा विकसित होगा, तब लड़ाई करेगा। उसे जो कोशिका अभी अभी बना है, तो बनते ही वो डिवाइड नहीं कर सकता है। पहले क्या करता है, कोशिका अपने आप को विकसित करता है, ठीक है, और विकसित होने के बाद जो है वो विभाजित होना शुरू होता है। मतलब 2 अवस्था हो गया, एक हो गया विकसित होने वाला और एक हो गया डिवाइड करने वाला, विभाजित होने वाला। तो जो विकसित होने वाला अवस्था है उसको बोलते हैं अंतरावस्था या आराम अवस्था या इंटरफेज कहते हैं अंग्रेजी में। आगे पढ़ना है इसको, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। और जो जिस फेज में कोशिका डिवाइड करता है उसको बोलते हैं कोशिका विभाजन की अवस्था या एम अवस्था कहा जाता है। तो जब कोशिका, अभी छोड़ दो सब, आगे मिलेगा, ठीक है। जब कोशिका आराम करता है, जब कोशिका विभाजित नहीं करता है, उस समय जो क्रोमोजोम है वो धागे की तरह संरचना के रूप में पाया जाता है और उसको कहा जाता है क्रोमैटिन। क्या कहा जाता है, क्रोमैटिन। कैसे मालूम चला, तो जब कोशिका विभाजित नहीं हो रहा था तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि सूक्ष्मदर्शी लेकर और कोशिका के केंद्रक में देखा, तो केंद्रक में उनको धागे की तरह संरचना दिखाई दी, आपस में एकदम उलझा हुआ कुंडलित संरचना, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दिया उनको। और कैसे दिखाई दिया, उनको लगा जैसे धागा के ऊपर जैसे गांठ पड़ जाता है उस तरह दिखाई दिया उनको, ब्रीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे मान लो धागा लिया जाए और उसमें जगह जगह गांठ बांध दिया जाए, ठीक है। मान लो एक धागा है, पतला सा धागा है, इसके ऊपर क्या हो, जगह जगह ऐसे गांठ बना हुआ हो। इस तरह का क्रोमैटिन होता है जो कि कोशिका के केंद्रक में होता है। केंद्रक में भी कहाँ पर होता है, केंद्रकी में होता है, एकदम बीच में होता है, ठीक है। और जब विभाजित होने वाला होता है कोशिका, तब यही क्रोमैटिन, इसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन, ठीक है। और ये ऐसे स्ट्रेट नहीं होता है, सीधा नहीं होता है, एकदम कुंडलित होता है, ऐसे एकदम कुंडलित होता है, ठीक है। तो ये है क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन में भी देखो, इसमें 2 तरह का भाग तुमको दिख रहा होगा। एक वह जगह है जहाँ पर ये बहुत ही टाइटली बैंड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूती से बंधा हुआ है, और एक जगह वह है जहाँ पर ये जो है बहुत ही लूजली बाउंड है, मतलब धीरे ढीला बंधा हुआ है। मतलब क्रोमैटिन में 2 हिस्सा होता है। एक हिस्सा वह होता है जहाँ पर बहुत ही मजबूत बंधन होता है, एक जगह वह होता है जहाँ पर धीरे ढीला लूजली बाउंडेड होता है। तो जहाँ बहुत ही टाइटली बाउंड है, मजबूती से बंधा हुआ है, उसको कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। उसको क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन। और जो ये हिस्सा है क्रोमैटिन का जो कि लूजली बाउंड है, ठीक है, मतलब बहुत टाइटली बाउंड नहीं, एकदम ढेर ढाला बंधा हुआ है, ढेर ढाला है, तो इसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। इसको क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन। तो एक हुआ हेटेरोक्रोमैटिन और एक हुआ यूक्रोमैटिन। क्रोमैटिन का वह हिस्सा जो बहुत ही मजबूती से बंधा होता है उसे क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन। और क्रोमैटिन का वह हिस्सा जो बहुत ही ढीला ढाला बंधा होता है उसे क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन, ठीक है। इसको बस याद रखना, बाकी इसको विस्तार में मिलेगा आपको 12th क्लास में, फिर से हम बोल रहे हैं वहाँ पर एकदम विस्तार से एक चैप्टर ही केवल इसी के लिए है, सबसे बड़ा चैप्टर 12th क्लास का है जो केवल इसी के बारे में है। अभी इतने याद रखो कि कोशिका के केंद्रक के अंदर
धागे की तरह कुछ संरचना दिखता है, उसको क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन में 2 भाग होता है, एक हिस्सा वह होता है जहाँ बहुत ही क्रोमेटिन आपस में एकदम कस के बंधा होता है, मजबूती से बंधा होता है, उसे कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। और एक हिस्सा वह होता है जहाँ पर ढेर हला बंधा होता है, लूजली बाउंड होता है, उसको कहते हैं यूक्रोमेटिन। और बाद में यही जो क्रोमेटिन है यह कुछ प्रोटीन की मदद से, कौन प्रोटीन, NHCP, फुल फॉर्म होगा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो इन प्रोटीन्स की मदद से जो है जो क्रोमेटिन है ये अपने आप को व्यवस्थित करता है और ये चेंज होता है गुणसूत्र में, क्रोमोसोम में। ठीक है, मतलब क्या पूछा आपसे, बताओ क्या क्रोमोसोम हमेशा होता है कोशिका में? तो नहीं होता है। क्रोमोसोम जो हम लोग बोलते हैं कि 23 जोड़ा और 46 क्रोमोसोम, वो तब बनता है जब कोशिका विभाजित होने वाला होता है। अन्यथा अब विभाजित कब होता है, तो किसी कोशिका का जो जीवन चक्र होता है उसमें जब उसका विभाजन का समय है वो केवल 5% समय होता है। 95% समय में वो अपने आप को विकसित करता है, तैयार करता है। जैसे मान लो कि कोशिका का अगर जीवन चक्र 24 घंटे का है, ठीक है, तो उसमें 23 घंटा वो केवल अपने आप को विकसित करने में लगाएगा, 1 घंटा में ही वो विभाजित करेगा। ठीक है, तो उस 23 घंटे में जो कोशिका के अंदर जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन के रूप में होता है। और जब विभाजन का शुरू होने वाला होता है तब क्रोमेटिन चेंज होता है किस में, क्रोमोसोम में। और तब जो है ये बढ़ता है, फिर 46 क्रोमोसोम बनता है जो कि बढ़ता है 23 क्रोमोसोम, और फिर दो संथी कोशिकाएँ हैं जो बनने वाली कोशिकाएँ हैं उनमें आगे जाता है। तो क्रोमेटिन गुणसूत्र में चेंज होता है किन प्रोटीन्स की मदद से, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, इसको हिंदी में बोल सकते हैं गैर हिस्टोन तो नाम है प्रोटीन का, इसको क्या बोलेंगे गुणसूत्रीय, और इसको क्या बोलेंगे प्रोटीन। तो गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन NHCP, बेहतर अंग्रेजी में याद रखो, NHCP नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो इन प्रोटीन्स की मदद से जो क्रोमेटिन है वो व्यवस्थित होता है और क्रोमोसोम में चेंज होता है। अब क्रोमोसोम कितना होता है, तो क्रोमोसोम 23 जोड़ा होता है, मनुष्य में 46 होता है। यहाँ से लिख लेना एक चीज़, क्रोमेटिन लिख लेना। ये क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन लिखना डैश देकर, ये कोशिका के केंद्रक में, वीडियो पॉज करके लिखो, कोशिका के केंद्रक में धागे की तरह संरचना दिखाई पड़ती है, ठीक है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। एकदम सिंपल लिख लो भी, बाकी आगे 12th क्लास में मिलेगा विस्तार से पढ़ने को। जिसे क्रोमेटिन कहते हैं तथा इसके दो भाग होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन एवं यूक्रोमेटिन। ठीक है, कोशिका के केंद्रक में धागे की तरह संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं जिन्हें क्रोमेटिन कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, कौन कौन, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। ठीक है, और लिखना कि क्रोमेटिन NHCP की मदद से, NHCP मतलब नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, तो क्रोमेटिन NHCP की मदद से गुणसूत्र में क्रोमोसोम में परिवर्तित होता है। क्रोमेटिन NHCP की मदद से गुणसूत्र में परिवर्तित होता है। ठीक है, लिख लो इसको। चलो इसमें आगे में पढ़ेंगे अब कि क्रोमोसोम को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें से। हालांकि विस्तार से हम बोले कि आपको पढ़ना है 12th क्लास में, अभी कल थोड़ा समझ लो कि एक्चुअल में क्रोमोसोम थोड़ा सा दिखता कैसा है और कितने प्रकार के क्रोमोसोम होता है। गुणसूत्र जो है 46 होता है ना, 23 जोड़ा, तो कितना प्रकार का होता है, कितने प्रकार का जो है क्रोमोसोम पाया जाता है। देखो क्रोमोसोम जो होता है इसमें एक क्रोमोसोम जो है उसमें 2 क्रोमेटिन होते हैं, जैसे बोले ना कि 2 उसमें क्रोमेटिन जो धागे संरचना होती है उसे क्रोमेटिन कहते हैं। और जब क्रोमेटिन सजता है तो वैसे वैसे 2 क्रोमेटिन आपस में एक जगह जुड़ते हैं, तब जाके एक क्रोमोसोम बनता है। देखो जैसे ये मान लो स्ट्रक्चर हो गया तुमको DNA का, जब DNA आपस में सजता है, ठीक है, तब बनता है क्रोमेटिन, और जब क्रोमेटिन सजता है तब बनता है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। तो जो गुणसूत्र बनता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा होता है, एक जगह आपस में जुड़ा होता है, ठीक है, एक जगह इनमें संकीर्णता होती है, कंस्ट्रिक्शन होता है, जहाँ पर जो दोनों क्रोमेटिन हैं वो आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। उस जगह को बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमेटिन हैं वो उनमें जहाँ संकीर्णता पाई जाती है, जहाँ आपस में जुड़े होते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर।
और जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर क्या है, तो वह जगह जहाँ पर दोनों क्रोमेटिन आपस में जुड़े हैं उसको सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के दोनों तरफ कुछ डिस्क के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, डिस्क के आकार की, जिन्हें काइनेटोकोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या है? जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ डिस्क के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। ठीक है। अब देखो, क्रोमोजोम जो होता है इसको बेसिकली हम 4 भाग में बांट सकते हैं या 4 तरह से बांट सकते हैं। 4 तरह के क्रोमोजोम होते हैं। एक तो क्रोमोजोम हुआ जिसमें सेंट्रोमियर एकदम बीच में है, एकदम मध्य में है, इसको कहा जाता है मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। क्या कहते हैं इनको? मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। हिंदी में बोलते हैं मध्य केंद्रीय गुणसूत्र। मध्य केंद्रीय गुणसूत्र, जहाँ पर जो सेंट्रोमियर है एकदम बीच में होता है, और जो दोनों तरफ की भुजाएं हैं, जो दोनों तरफ के आर्म हैं, वो लगभग बराबर होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम कहा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। दूसरा कौन होता है? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। उसमें क्या होता है कि एक भुजा थोड़ा लंबा होता है और एक भुजा जो होता है थोड़ा छोटा होता है। एक भुजा इसमें थोड़ा लंबा होगा और एक भुजा जो होगा कैसा होगा? छोटा। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र। उसको क्या बोलेंगे? मध्य केंद्रीय। इसको क्या बोले? उप मध्य केंद्रीय। उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र। ठीक है। डिसाइड किससे हो रहा है? सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर क्या है? वह जगह जहाँ दोनों क्रोमेटिन आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो 2 क्रोमेटिन होते हैं इन्हें सिस्टर क्रोमेटिन कहा जाता है। ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि जो 2 क्रोमेटिन होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? सिस्टर क्रोमेटिन। ठीक है। तो सिस्टर क्रोमेटिन 2 हैं, तो इन अगर दोनों सिस्टर क्रोमेटिन, दोनों तरफ जो सिस्टर क्रोमेटिन है, अगर उसका साइज सेम है तो उसको बोलेंगे मध्य केंद्रीय मेटासेंट्रिक। अगर एक थोड़ा छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक। अगर इसमें क्या हो कि एक बहुत छोटा हो, एक बहुत बड़ा हो, तो उसको बोलते हैं फिर उप मध्य केंद्रीय। एक क्या हो? एक जो है बहुत छोटा हो और एक बहुत बड़ा हो, इसके तुलना में बहुत बड़ा हो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अग्र बिंदु या अग्र केंद्रीय। अग्र केंद्रीय गुणसूत्र। और एक हुआ होता है जिसमें कि एक एंड हो ही ना, एक ही खाली जो कंस्ट्रक्शन है उसके एक साइड क्रोमोजोम हो ही ना, एक ही साइड के वजह से। ऐसे देखो, मान लो ये ऐसे है और इसमें एक साइड में बिल्कुल नहीं, एकदम थोड़ा सा ख़त्म हो गया, तो इस तरह जो क्रोमोजोम है इसको बोलते हैं अंत केंद्रीय क्रोमोजोम। अंत केंद्रीय गुणसूत्र, या फिर अंग्रेजी में बोलेंगे टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम को कितने तरह का हुआ? 4 तरह का। कौन कौन? एक हुआ मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम, और एक हुआ टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। ठीक है। मध्य केंद्रीय, उपमध्य केंद्रीय, अग्र केंद्रीय और एक अंत केंद्रीय। अगर दोनों भुजा बराबर हैं दोनों तरफ के तो उसे क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक। अगर एक भुजा थोड़ा बड़ा है, एक भुजा थोड़ा छोटा है, उसको बोलेंगे उपमध्य केंद्रीय। अगर एक भुजा बहुत बड़ा है, एक भुजा बहुत छोटा है, उसको बोलेंगे अग्र केंद्रीय। और अगर एक भुजा है ही नहीं, केवल एक ही तरह का भुजा है, एक ही तरफ का आर्म है, साइड है, उसको बोलते हैं अंत केंद्रीय गुणसूत्र। तो ये बात पूरी बातें केंद्रक के बारे में, जितना बात केंद्रक में है, जितना आपको पढ़ना है। हालांकि यहाँ बताएं कि खाली केंद्रक में इस क्रोमोजोम के बारे में ही 12th क्लास में एक चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है 12th क्लास का। ठीक है। तो वो खैर आपको विस्तार से वहाँ पढ़ने को मिलेगा, कैसे डीएनए से, कैसे जीन से डीएनए बनता है, डीएनए से क्रोमैटिन बनता है, क्रोमैटिन से क्रोमोजोम बनता है। खाली इसी के बारे में एक चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर 12th क्लास का। अभी लेकर इतना बात था कि केंद्रक होता है, केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं?
कैरियोलॉजी, केंद्रक जो होता है उसमें कितनी झिल्लियाँ होती हैं, 2 झिल्लियाँ, दोनों झिल्लियाँ के बीच की जगह क्या कहलाती है, परिकेंद्रकीय स्थान। कितनी होती है वो, 10 से 50 नैनोमीटर की होती है, ठीक है। केंद्रक झिल्ली के अंदर जो द्रव होता है उसे क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव बोलते हैं। केंद्रक द्रव के ठीक बीच में बहुत ही सघन माध्यम पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, केंद्रकी कहते हैं। केंद्रकी में क्या पाया जाता है, क्रोमैटिन पाया जाता है। वहीं क्रोमैटिन बाद में क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। किसकी मदद से, NHCP की मदद से, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की मदद से, ठीक है। क्रोमोसोम कितने तरह के बन सकते हैं, तो 4 तरह के। कौन कौन, मध्य केंद्रीय, उप मध्य केंद्रीय, अग्र केंद्रीय और अंत केंद्रीय। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम और एक्सोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर दोनों तरफ की भुजाएं बराबर हैं तब बोलते हैं मध्य केंद्रीय। एक तरफ का भुजा बड़ा और एक छोटा है तो बोलते हैं उप मध्य केंद्रीय। अगर एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा है तो बोलते हैं अग्र केंद्रीय। और केवल एक ही तरफ का है, एक तरफ का है ही नहीं, तो बोलते हैं अंत केंद्रीय। केंद्रक के आधार पर कोशिका होते हैं लगभग 4 प्रकार के, हालांकि बहुत प्रकार हो सकता है लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के। अकेंद्रकीय, एक भी इसमें केंद्रक नहीं हो। एकल केंद्रकीय, एक ही केंद्रक हो। 2 हो तो द्विकेंद्रकीय, और बहुत है तो बहुकेंद्रकीय, ठीक है। तो इस वीडियो को खत्म किया जाता है। इसको लिख लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग कुछ और बच्चों को सिखाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।